आरएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन जब राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, या फिर यूं कहूं कि किसी दूसरे स्टेट्स के द्वारा जब अपने यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, ये जो परीक्षा होती है प्रशासनिक अधिकारियों के चयन की, ये चरणागत परीक्षा होती है जिसमें चरणों में परीक्षा संपूर्ण होती है। इस परीक्षा के दौरान आपको प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा से गुजरते हुए मुख्य परीक्षा में बैठना होता है, और जब आप मुख्य परीक्षा में पास होते हैं तो इसके बाद में आपको पीआई का सामना करना पड़ता है, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू का। पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपकी व्यक्तिगत स्किल्स को चेक किया जाता है, आपकी प्रशासनिक अप्रोच को चेक किया जाता है कि आप कितना प्रशासन के अंदर योगदान दे पाएंगे। साथ ही साथ आपको सामान्य ज्ञान में भी परखा जाता है, आपके व्यक्तित्व के आधार पर जो आपके कौशल हैं उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। अभी आपकी अभिरुचियां हैं, उनके दम पर आप प्रशासनिक क्षेत्र में उन अभिरुचियों का क्या योगदान देंगे, इन सब चीज़ों को इस दौरान परखा जाता है। लेकिन जब आप साक्षात्कार में प्रवेश करते हैं मुख्य परीक्षा को पास करने के बाद में, तब आपसे डैफ भरवाया जाता है। क्या भरवाया जाता है? डैफ। और डैफ का मतलब होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपसे विस्तृत आवेदन पत्र भरवाया जाता है, जिसके आधार पर आपसे साक्षात्कार के दौरान सवाल पिक किए जाते हैं, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, और उन सवालों का जवाब आपको साक्षात्कार कक्ष में साक्षात्कारकर्ताओं के सामने बेहतर तरीके से देना होता है। वस्तुतः इस दौरान न केवल आपकी व्यक्तिगत परीक्षा होती है, बल्कि आपको कितना प्रशासन के बारे में और आम जनता के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में ज्ञान है, समझ है, इस चीज़ को परखा जाता है। तो दोस्तों, हम इस वाले व्याख्यान में आपको बताएंगे कि आरएएस परीक्षा में अथवा प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए जब आप डैफ भरते हैं तो वो कैसे भरें, हाउ टू फिल डैफ। इसको आज हम बताने वाले हैं कि साक्षात्कार हेतु विस्तृत आवेदन कैसे करें। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप साक्षात्कार के लिए डैफ भरेंगे तो आपको पद वरीयता चयन के आधार मालूम होने चाहिए, यानी कि आप जिस पद को चुन रहे हैं, जिस पोस्ट को आप चुन रहे हैं, क्या आप उस पोस्ट के अनुसार अपने आप को सहज माकूल समझते हैं। आपको उसी को वरीयता क्रम में ऊपर ही ऊपर रखना है। जैसे मान लीजिए आप फील्ड पोस्टिंग के दौरान बहिर्मुखी होंगे, लोगों से संवाद करेंगे, अंतर्मुखी का भी गुण आप में होगा, यानी कि आप एक मिला जुला व्यक्तित्व यदि आप में है, और यदि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, जनता से रूबरू होने की आप में गट्स हैं, तो निश्चित रूप से आपको आरएएस जैसे पद को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस दौरान आपको डैफ भरने से पूर्व उस पोस्ट के अनुसार आपके मजबूत पक्षों को टटोलना है। स्वतः आपको अपना निरीक्षण करना है कि मेरे मजबूत पक्ष क्या क्या हैं, क्या मैं वास्तव में उस पद के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता हूं, क्या मैं उस पद के अनुसार जो मेरे कमजोर पक्ष हैं उनको दूर रखते हुए तारतम्यता के साथ में सही से कार्य कर सकूंगा, क्या मैं उस पद की गरिमा के अनुकूल अपने आप को सही समझता हूं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और फिर पदों का वरीयता क्रम के अनुसार आपको चयन करते हुए डैफ को भरना है। नंबर 2, आपके कमजोर पक्ष। जो आपके कमजोर पक्ष हैं, यदि उन कमजोर पक्षों को आप अपने आप में पाते हैं तो उन कमजोर पक्षों के अनुसार आपको पदों का जो वरीयता क्रम है उसमें यह ध्यान रखना है कि आप किस पोस्ट अथवा पद के लिए उस कमजोर पक्ष को माकूल नहीं समझते हैं। अगर आपका वो पक्ष उसके अनुकूल नहीं है तो आप उस पद अथवा पोस्ट को उसमें फिल ना करें। क्या ना करें? उसको आप उसमें फिल ना करें, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चुनौतियां। जिस पद को आप अपने डैफ में पहले वरीयता क्रम पर रख रहे हैं, क्या आप उस पद के अनुसार चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आरपीएस का सबसे पहले पद वरीयता क्रम में डैफ में भरा है, राजस्थान पुलिस सेवा का, जिसमें आप चयनित होने के बाद में डिप्टी एसपी की पोस्ट पर लगाए जाएंगे। इस दौरान पुलिस सेवा के अंदर जब आप आते हैं तो आपको फील्ड में न केवल आम जनता के बीच में बेहतर पुलिसिंग देनी है, सिस्टम में भी सुधार करना है, साथ ही साथ आपकी टक्कर अपराधियों से या गैंगस्टर से या विभिन्न प्रकार के जो ऐसे लोग होते हैं उनसे होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या आप उनका सही से जवाब दे सकेंगे। दूसरा, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम
आपके अंदर इनबिल्ट होना चाहिए। यदि आप उस पद पर जाते हैं तो आपके अंदर क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, यानी कि क्या आप उसी त्वरण के साथ में बेहतर संवाद और तालमेल के साथ पुलिसिंग कर सकेंगे। तो ये होती हैं चुनौतियाँ। इन चुनौतियों का आपको सामना करने के लिए सारे गुणों को इनबिल्ट करना होगा, और यदि आप में ये है तो आपको इस प्रकार के पद को डेफ में फिल करना है। नेक्स्ट है संभावित खतरे। आप जिस पद के ऊपर डेफ में वरीयता दे रहे हैं, उस वरीयता के अनुसार आपको विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के पदों में जो अलग अलग पद होंगे, विभिन्न पद होंगे, उनके अनुसार आपके सामने हजार्ड्स भी हैं, खतरे भी हैं, उसमें आपको रिस्क भी है। क्या आप उन रिस्क को ले सकते हैं? बिल्कुल। आपको जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने ही जा रहे हैं, क्योंकि आपने जिस समय तैयारी करना शुरू किया था, जिस समय आपने अपना मानस बनाया था, उस समय आपने एक ही बात सोची कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों में भी अलग अलग वर्ग होते हैं। आप किस पद पर जाना चाह रहे हैं, उसके अनुसार आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। आप उसके लिए तैयार रहें, आप उसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार रहें। तो रिस्क का मतलब है जोखिम, और जोखिम के ऊपर प्रसिद्ध कवि जेनेट रेंड ने लिखा है कि वन हु हैव रिस्क ही हैज एवरीथिंग और शी हैज एवरीथिंग। जिस व्यक्ति के पास रिस्क है, जिस व्यक्ति ने रिस्क को अडॉप्ट करना सीख लिया, अपने अनुसार अनुकूलित करना सीख लिया, समझ लो उसने सब कुछ करना सीख लिया है। लेकिन वन हु डजंट टेक रिस्क ही कांट डू एनीथिंग। वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं ले सकता, वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जोखिमों का सामना तो आपको प्रशासनिक सेवाओं में करना ही है। तो पद वरीयता चयन जो है आपका डेफ में, वह इन सब चीजों को ध्यान आमुख रखते हुए किया जाना चाहिए। ये आप सुनिश्चित करेंगे, स्वतः आप इन चीजों पर ध्यान देंगे। दूसरा है पद निर्वहन के आवश्यक तत्व। मान लीजिए आप डेफ भर रहे हैं, आपने वरीयताओं का भी चयन कर लिया, लेकिन इस दौरान आपको जिस पद को आप प्राप्त करने वाले हैं, क्या आप उस पद के जो कर्तव्य हैं, जो प्राधिकार हैं, उनके तहत आप उन कर्तव्यों की पूर्ति कर सकेंगे? ये आपको अपने आप से पूछना है, और यह पूछने के लिए आपके पास में समय बहुत संक्षिप्त होता है, बहुत कम होता है, अल्प समय होता है। तो ऐसी स्थिति में उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आप में बुद्धि लब्धि जो होती है, इंटेलिजेंट क्योटेंट, जो आपके अंदर बुद्धिमत्ता होती है, इंटेलिजेंस क्वांटम होता है, क्योटियंट होता है, वह इस सिद्धांत को दिया था साइमन और बिने ने, जो फ्रांस के मनोविज्ञानी थे। उन्होंने कहा था कि बुद्धिमती जो होती है, बुद्धिमत्ता जो होती है, वह किसी भी कार्य के निष्पादन में बेहद जरूरी आवश्यक तत्व होता है। इसलिए आप उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए, उस पद को सुशोभित करने के लिए, आम जनता में बेहतर संवाद और बेहतर प्रशासनिक क्षमताओं का निर्माण करते हुए कार्य कुशलता के साथ कार्य निष्पादन के लिए आप में बुद्धि लब्धि का होना जरूरी है। नेक्स्ट है भावनात्मक बुद्धि लब्धि, यानी कि इमोशनल क्योटियंट। यह सिद्धांत दिया था डेनियल गोलमैन ने, जो एक महान मनोविज्ञानी थे। और IQ, इंटेलिजेंट क्योटियंट, इन सब के ऊपर, इंटेलिजेंस क्योटियंट के ऊपर भी वरीयता किसको दी भविष्य में? इमोशनल क्योटियंट को, यानी कि भावनात्मक बुद्धि लब्धि को। डेनियल गोलमैन ने कहा था कि जिस किसी व्यक्ति की समस्या है, उस समस्या को आप अपने आप पर लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी हैं आप, लेकिन इस दौरान भी कोई व्यक्ति आपके सामने आता है अपनी समस्या लेकर, किसी व्यक्ति की कोई दुर्भर समस्या है, किसी समुदाय की समस्या है, किसी क्षेत्र विशेष की समस्या है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति, समाज, समुदाय, क्षेत्र विशेष, इन सभी की समस्याओं को जब आप फेस करते हैं, जब आप सामना करते हैं, तो आप उन समस्याओं को अपने दिल से लगाकर देखें, और अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से, अपने आत्म प्रत्यय से उसका चिंतन मनन करें, और यह सोचें कि काश मैं उस जगह होता तो मैं क्या कर सकता था, मुझे किन चीज़ों की जरूरत थी। अगर आप में यह है, यह वाला सिद्धांत यदि आप में है कि दूसरों की जगह स्वयं को रखकर विचारना, मेडिटेशन करना, चिंतन करना, तो समझ लीजिए आप अपने पद की जो आवश्यक शर्तें हैं उनको अवश्य पूरी करेंगे। आप जरूर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कामयाब होंगे। नेक्स्ट है धैर्यशील बुद्धि लब्धि, यानी कि पेशेंसफुल क्योटियंट। आप में धैर्य होना बहुत जरूरी है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी जब होते हैं, आप जब एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो आप में हर वक्त पेशेंस होना चाहिए। यदि पेशेंस नहीं है तो निश्चित रूप से आप एक अधीर व्यक्ति होंगे, और जो अधीर होता है वह कभी भी अपने जीवन के अंदर कामयाबी नहीं पा सकता।
यह तो बात प्रशासनिक अधिकारियों की। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से ही धैर्यशीलता होनी चाहिए। अगर वो धैर्यवान हैं तो वे किसी भी विकट परिस्थिति के अंदर बेहतर तरीके से प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं। ये पद निर्वहन के आवश्यक मूल तत्व हैं जो एक प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तित्व आधारित पद चयन। आप जब पद का चयन करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी के इंटरव्यू या साक्षात्कार में प्रविष्ट होने से पूर्व, तो आपको राज्य सेवाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट सर्विस होती हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए। उनमें स्टेट सर्विस को आप अपने खुद के व्यक्तित्व के अनुसार तरजीह दें, उनको प्राथमिकता दें। आपका व्यक्तित्व जो डिमांड करता है, जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसा देश वैसा भेष, उसके अनुसार आपको पदों को अपनाना है, आपको पदों को अपने डेफ में भरना है। तो सबसे पहले हम स्टेट सर्विस की बात करेंगे कि जो राज्य सेवाएं होती हैं उनमें कौन कौन सी राज्य सेवाएं हैं जो आपके व्यक्तित्व के अनुसार शूट करती हैं। तो पहला जो व्यक्तित्व होता है वह होता है अंतर्मुखी, जिसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। वे व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट हैं, जो कम बोलते हैं, जो वाचाल नहीं हैं, जो अल्पभाषी हैं, मितभाषी हैं, उन लोगों के लिए जो पद शूट करते हैं, उन लोगों के लिए जो पद शूटेबल है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पद होता है आरएस का, यानी कि एसडीएम का। एसडीएम जो होता है वह अल्पभाषी होता है, मितभाषी होता है, और उसे होना चाहिए। उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वह दूसरों की बात को बड़े गौर से सुने। इफ यू लिसन टू अदर्स वेरी केयरफुल्ली देन यू कैन अंडरस्टैंड मोर केयरफुल्ली और मोर जिनाइनली। यदि आप आसानी से किसी दूसरे को बहुत सहजता से सुनते हैं तो समझ लीजिए आप उसको समझते भी बहुत अच्छे से हैं, सावधानी से, यानी कि आप आराम से उसको समझ सकते हैं, और फिर इसका फायदा आपकी प्रशासनिक दक्षता के रूप में झलकता है। दूसरा जो अंतर्मुखी होते हैं उनको अपनाना चाहिए राजस्थान लेखा सेवा को, राजस्थान लेखा सेवा को, यानी कि अकाउंट सर्विस को, जहां पर आप अपने एक चैम्बर में होंगे, आप अपने कार्यालय में होंगे, अपने ऑफिस में होंगे, और इस दौरान आप अपने कार्यों को सही से करते रहेंगे। आपका फील्ड से कोई ज़्यादा संबंध नहीं होगा, आप बाहर आम जनता से ज़्यादा संवाद में नहीं होंगे, जहां पर सिर्फ आपका दायरा अपने सिर्फ एक विभाग से होगा, और वह विभाग होगा लेखा सेवा का, लेखा विभाग होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा। नेक्स्ट आपको अपनाना चाहिए राजस्थान कमर्शियल टैक्स सर्विसेज। इसमें आपका जो पद होता है वह एसीटीओ का होता है, जिसको वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर कहा जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर कहा जाता है, और वो जीएसटी का असिस्टेंट कमिश्नर होता है, सहायक आयुक्त होता है। इसमें भी आपको सिर्फ अपने वाणिज्य विभाग का सही से पैरवी करनी होती है, बाकी देश दुनिया से या आम जनता से आपका संवाद नहीं होता है। इसलिए आप इंट्रोवर्ट रह करके इसमें अच्छे से अपने आप को सही से व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान बीमा सेवा। यह भी एक कार्यालयी सेवा है। इसमें आप अपने कार्यालय तक सीमित होते हैं, अपने विभाग तक सीमित होते हैं, जिसमें आप जिला बीमा अधिकारी होते हैं, सहायक निदेशक बीमा। नेक्स्ट है राजस्थान महिला विकास सेवा, जिसमें आप सीडीओ बनते हैं या जिला महिला विकास अधिकारी का पद होता है, यानी कि WDO वीमेन डेवलपमेंट ऑफिसर का पद होता है, जिसमें आप अंतर्मुखी, आपसे रिक्वायरमेंट होती है कि आप सिर्फ अपना काम करते रहें, ज़्यादा फील्ड में या ज़्यादा लोगों के बीच में आपको कहीं जाना आना नहीं होता है। नेक्स्ट है राजस्थान नियोजन सेवा। राजस्थान नियोजन सेवा यानी कि राजस्थान प्लानिंग सर्विस, जिसमें आप रोजगार अधिकारी बनते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान पर्यटन सेवा है, इसी प्रकार से राजस्थान अल्पसंख्यक मामला सेवा है। तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं उनको हमारे हिसाब से आपको इस प्रकार से सेवाओं में प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि आप इस प्रकार से उनको प्रायोरिटी देंगे तो निश्चित रूप से आपका यह प्रशासनिक दक्षता अथवा प्रशासनिक नेतृत्व को सही दिशा में लेके जाएगा। इसमें पहला पद मैंने आपको आरएस का बताया था कि अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले होते हैं उन लोगों को आरएस का पद अवश्य रूप से भरना ही चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी जब होते हैं, आरएस अधिकारी होते हैं, तो आपका पद एसडीएम का होता है, उप जिला कलेक्टर उप जिलाधीश का होता है, उप जिला मजिस्ट्रेट का होता है। तो यह एक ऐसा पद है जो बराबर रूप से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूर्ण नैतिकता के साथ जिम्मेदारी लेता है। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने कार्यालय से लेकर के बाहर आम जनता तक विभिन्न समुदायों, वर्गों और विभागों का समन्वय और पर्यवेक्षण करना होता है।
दूसरा है भाई बहिर्मुखी। वे लोग जो बहिर्मुखी होते हैं उन लोगों के लिए, एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनके लिए निम्न प्रकार से सेवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वे लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को खुले विचारों के रूप में रखते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को निम्न प्रकार से इंटरव्यू में प्रविष्ट होने से पूर्व डेफ में सेवाओं का चयन करना चाहिए। पहला, उनको राजस्थान प्रशासनिक सेवा को जरूर प्राथमिकता देनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करते हैं, वे भी इस पद को अच्छे से निभा सकने में सक्षम होते हैं। दूसरा है आरपीएस। ये लोग जो होते हैं इनको अपनी पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए, नियंत्रणात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए और सिस्टम को सुधारने के लिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए, आम जनता के बीच विभिन्न प्रकार के जो CLG मीटिंग्स वगैरह इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, उस दौरान एक बेहतर प्रशासनिक पुलिस अधिकारी के रूप में व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए आरपीएस का पद सूटेबल होता है, उनके लिए उपादेयता वाला होता है, इसलिए दूसरा पद उनको आरपीएस भरना चाहिए। नेक्स्ट है राजस्थान उद्योग सेवा। जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर होता है, जिला उद्योग अधिकारी होता है, उन लोगों को ये बहुत अच्छा पद है बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लिए। तीसरा, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें आप पूरे जिले भर के जितने उद्योग होते हैं उनके आप चीफ ऑफिसर होते हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी होती है, उनकी जांच करनी होती है। नेक्स्ट होता है डीएसओ का पद, राजस्थान खाद्य नागरिक आपूर्ति सेवा का, जिसमें आप जिला रसद अधिकारी होते हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो अनाज और विभिन्न प्रकार के दूसरे खाद्य पदार्थों का जो वितरण किया जाता है आम जनता के लिए, उसमें आप डीलिंग करते हैं, उसमें आप सर्वे सर्वा होते हैं, आप जिला स्तर पर कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान परिवहन सेवा, जिसमें डीटीओ का पद होता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिसमें आप परिवहन सेवाओं के सही सुचारू संचालन के लिए और लाइसेंसिंग सुविधा के लिए, निरीक्षण के लिए, वर्कशॉप्स के लिए और बेहतर यातायात के लिए आप जिम्मेदार होते हैं। इसलिए आपका जो ये पद होता है ये काफ़ी जिम्मेदारी वाला पद होता है और बहुत अच्छा पद होता है। नेक्स्ट है राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, जिसमें आप बीडीओ के पद को सुशोभित करते हैं, जिसमें आप बीडीओ बनते हैं। बीडीओ जो होता है वह पंचायत समिति का अधिकारी होता है, वह ग्रामीण जो सेवाएं होती हैं उनको दुरुस्त करने वाला अधिकारी होता है, वह पंचायती राज का एक प्रमुख मजबूत स्तंभ होता है जो उपखंड स्तर पर कार्य करता है, पंचायत समिति के स्तर पर कार्य करता है। क्योंकि जो हमारी पंचायत सेवा है, जो हमारा पंचायती राज है, उसमें जो शुरुआत होती है वह यहीं से होती है कि ग्राम पंचायत, इसके बाद पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो आप जो बीडीओ होते हैं, तो आप जो जिला परिषद का सीईओ होता है, एक आईएएस के समकक्ष पद होता है उसके, और इधर आप ग्राम पंचायत के यहाँ पर इनके बीच में एक बेहतर कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान आबकारी सेवा, जिसमें आप शुरुआत में एईओ लगाए जाते हैं, सहायक आबकारी अधिकारी। सहायक आबकारी अधिकारी होता है, वो दो प्रकार के सहायक आबकारी अधिकारी होते हैं, एक तो जो होता है जनरल सेवा में, दूसरा होता है प्रिवेंटिव सेवा में। जनरल सेवा के अंदर जो लोग होते हैं वे बेवरेजेज और डिस्टिलरीज होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, सही से उनका निष्पादन करवाते हैं, उनकी बेहतर व्यवस्था रखवाते हैं। वहीं जो प्रिवेंटिव सेवा में होते हैं वो एक वर्दीधारी एईओ होते हैं, वे विभिन्न अवैध गतिविधियों को रोकते हैं। इससे जो राजस्थान आबकारी निरोधक सेवा कहलाती है। नेक्स्ट है राजस्थान महिला बाल विकास सेवा, जिसमें आपका सीडीपीओ का पद होता है, इसको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद में है भाई राजस्थान श्रम कल्याण सेवा, जिसमें आप लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, यानी कि लेबर सहायक निदेशक श्रम कल्याण अधिकारी का पद आपको मिलता है। इसलिए इस प्रकार से आपको अपने व्यक्तित्व के अनुसार स्टेट सर्विसेज को अपने डेफ में वरीयता देनी चाहिए। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं, यानी कि राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विसेज जो होती हैं, राजस्थान सबऑर्डिनेट जो सर्विसेज होती हैं, इनमें आपको किस प्रकार से पदों को अपने डेफ में भरना चाहिए। सबसे पहले आपको वरीयता देनी चाहिए, सबसे अच्छा पद होता है राजस्थान तहसीलदार सेवा का, जो रेवेन्यू अधिकारी होता है उपखंड स्तर पर, जो अपने सारे सभी प्रकार के दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए अथवा जिसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है वह उपखंड अधिकारी के प्रति होती है, क्योंकि उपखंड अधिकारी भी तहसील स्तर पर, उपखंड स्तर पर वह सभी प्रकार के रेवेन्यूज इन सब का प्रमुख मॉनिटरिंग
करने वाला व्यक्तित्व होता है। इसके बाद में राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी को भरने का एक और भी कारण है अपने डेफ में कि जब आप 8 से लगभग अमूमन 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं तो इसके बाद में आपका जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन से जो आप चयनित होते हैं उसमें आपका प्रमोशन RAS के रूप में होता है, एक SDM के रूप में होता है। तो यह पद इसलिए भी माकूल है। दूसरा पद आपको अपने डेफ में अगर आप अपनी इसमें भरते हैं तो इस दौरान आपको सबऑर्डिनेट सर्विसेज में समाज कल्याण अधिकारी के पद को अपनाना चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का जो होता है, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का जो पद होता है उसको आपको भरना चाहिए, जिसमें आप समाज के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं उनको बेहतर तरीके से करने के लिए आप सजग और सतर्क रहते हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए आप समाज कल्याण में भी योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान अल्पसंख्यक मामला सेवा, इसको भरेंगे। इसके बाद में राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा, जब आप राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा का जो पद फिल करेंगे तो इस दौरान आप एक CI बनते हैं, जो आबकारी विभाग का CI होता है। आप 3 स्टार अधिकारी होंगे जिसका काम जो होता है सीज करना, अरेस्ट करना, ठीक है, और डेवस्टेट करना होता है। आप एक थानेदार के रूप में, एक मजबूत CI के रूप में कार्य करते हैं। और इसके बाद में आपका जो प्रमोशन होता है वह डिप्टी SP आबकारी डिपार्टमेंट में होता है। तो एक अच्छा पद है, बेहतर पद है, जिसमें आपके पास फील्ड पोस्टिंग भी होती है, जिसमें आपको घूमने फिरने का भी खूब मौका मिलता है। इसके बाद पद होता है राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा का, जो जिला उद्योग अधिकारी होता है, DIO होता है, जो स्टेट सर्विस में उसके अधीन रहकर आप कार्य करते हैं और आपका प्रमोशन इसके बाद में DIO के रूप में होता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा बताए गए डेफ को कैसे भरें इस लेसन को, इस व्याख्यान को अच्छे से समझ पाए होंगे। और उम्मीद है यह लेक्चर आपके लिए पद वरीयता के चयन हेतु जब आप डेफ भरते हैं तो बहुत मददगार होगा और इससे आप अपना आपका आत्म प्रत्यय का विश्लेषण कर सकेंगे। थैंक यू।